हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज मैं आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल हुआ हूँ एक ऐसा टॉपिक जो फ़िलहाल लास्ट मंडे से ही चर्चाओं के रूप में आपको देखने को मिलता है। और वो विषय है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कि आमतौर पर हम लोग समान सिविल संहिता के नाम से जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी आपको इसका जिक्र साफ तौर पे देखने को मिलता है। एज यू ऑल नो कि जो इंडिया है वो आपका एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है कि आमतौर पे आप हमारे मुल्क का वास्तव में कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान भी करते हैं और ये हमारी परंपरा के रूप में शामिल है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कानून है, बच्चों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, जाति विशेष के लिए अलग, और उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप अनुच्छेद 44 के एग्जैक्ट वर्जन को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे साफ तौर पे लिखा है द स्टेट शैल इंडीवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक भी भारत की सीमा जा रही है वहाँ तक ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे, ताकि किसी व्यक्ति के विशेष जाति या उसके बोलचाल या उसकी लैंग्वेज को आधार मानकर उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी आसानी से ये आपका इम्प्लीमेंट होने वाला भी नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि इसी सोमवार को उत्तराखंड, जिसको कि हम लोग इन शॉर्ट यूके के नाम से भी जानते हैं, वो भारत का इस तरह का कानून लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अब यहाँ की अगर हम मुख्यमंत्री के वर्जन को देखते हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड माननीय पुष्कर सिंह धामी हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट कि सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए सभी प्रकार की तैयारी को पूरा कर लिया है। क्योंकि देखिए, जब कभी भी कोई भी कानून इम्प्लीमेंटेशन के दौर में आता है तो जाहिर सी बात है उसका विरोध भी होता है और उसके सपोर्ट में भी लोग आते हैं। सपोर्ट में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विरोध होगा तो आप उससे कैसे निपटेंगे? इन्हीं सारी चीज़ों को लेके पुष्कर सिंह धामी का जो प्रॉपर एक क्लियर कट एजेंडा है और उस पर वो अडिग है। अब सवाल ये आता है कि अगर यूसीसी आपका इम्प्लीमेंट होता है, ऑलरेडी ये हो चुका है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सभी के लिए समान नियम की ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका समान सिविल संहिता। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि वो कौन से समान नियम है जिसके बारे में इसके तहत आपको देखने का मौका मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं शादी की, अगर हम बात करते हैं तलाक की, अगर हम बात करते हैं उत्तराधिकार की, अगर हम बात करते हैं विरासत के नियम की, तो सभी धर्मों और समुदाय, अगर आप गौर करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को ही उठा के देख लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेजर और वास्ट चेंजेस या डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ये कहा गया है कि अगर आपका ये इम्प्लीमेंट होता है, और अब तो खैर ये होके ही रहेगा, तो इससे जो हलाला जैसी कुप्रथाएं थी उसका भी अंत होगा और महिलाओं के समान अधिकारों की सुरक्षा भी होगी। और पहले हम क्या देखते थे कि शादी के लिए इस धर्म में अलग प्रावधान है, वहाँ पे अलग रूल्स हैं, तलाक के लिए यहाँ पे अलग रूल्स हैं, वहाँ पे अलग रूल्स हैं। अगर हम बात करते हैं सक्सेशन की या इनहेरिटेंस की, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। लेकिन इसका जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है विवाह और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना। अब आप लोगों ने हिंदू लॉ पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। जो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, इसके अंदर मैरिज के रजिस्ट्रेशन की भी बात की गई है, और वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा है कि यूजुअली अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा है या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। हाँ, जितने साल वो डिले करता है उसका जो प्रेस्क्राइब्ड फीस होती है किसी भी मैरिज के रजिस्ट्रेशन की, वो फीस उसकी जस्ट डबल होती जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस क्लॉज में साफ तौर पे लिखा गया है कि अगर आप शादीशुदा हैं या इवन तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, तो भी आपका जो पंजीकरण है या आपका जो रजिस्ट्रेशन है
वो आपका कंपलसरी किया गया है, उससे कोई भी रियायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना पंजीकरण के आप लिव इन में रह रहे हैं और आपके लिव इन रिलेशनशिप का जो टेन्योर है या जो कार्यकाल है वो 1 महीने से ज़्यादा का एक्सटेंड हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में 3 महीने की कैद भी आपको मिल सकती है, या हो सकता है कि आपके ऊपर मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सके। और सबसे खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा है पहले से और अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसके ऊपर 25,000 रुपये तक की पेनल्टी का भी प्रावधान डाला गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल के भी अरेंजमेंट किया गया है या उसकी भी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे आप विवाह और लिव इन से रिलेशन जो भी डेटा है वो आप डिजिटल पोर्टल पर अवेलेबल करा सकते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले यू नीड टू अप्लाई वाया ऑनलाइन, उसके बाद आपको एक डेट मिलती है, उस डेट पे आपको जाना होता है, वहाँ पे फिर आपके विटनेसेस होते हैं, फिर एक थोड़े बहुत सवाल पूछे जाते हैं एंड आफ्टर दैट यू गॉट दी सर्टिफिकेट। और इसके अंदर एक प्रमुख चीज़ आपको ये भी देखने को मिलती है कि आम तौर पे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो अब सिर्फ एक ही पत्नी का प्रावधान है। अब एक से ज़्यादा पति का प्रावधान तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो किसी भी लॉ में नहीं है, लेकिन हाँ मुस्लिम लॉ में भी पहले क्या होता था कि आप एक से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकते थे अप टू दी 4। हिंदू लॉ में तो एक का ही प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, लेकिन अब सिर्फ एक का ही है। अगर आपका जीवन साथी जीवित है या अगर उसके साथ आपका अभी तक संबंध विच्छेद या विवाह विच्छेद या तलाक नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप चाह कर भी दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। और सबसे अंत में जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है वो है आपका वसीयतनामा में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार आधारित दस्तावेज। अब आमतौर पे जब हम वसीयत की बात करते हैं तो यूजुअली आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पे पता चला लोग विल को ही चैलेंज कर रहे हैं। अब विल के भी दो रूप होते हैं, या तो रजिस्टर्ड होगी या तो अनरजिस्टर्ड होगी। अगर अनरजिस्टर्ड होगी सो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट कैन बी चैलेंजेबल, और अगर हम रजिस्टर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे चैलेंज करने का स्कोप बहुत कम होता है। लेकिन फिर वहाँ पे भी दिक्कत आती है, कई बार गवाह मुकर जाते हैं कि यार ये तो साइन मैंने किया ही नहीं था, या ये पेपर्स तो मेरी आंखों के सामने से गुजरा ही नहीं था, या मुझे तो इस कंटेंट के बारे में भी जानकारी नहीं थी। तो आम तौर पे उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इसको यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि जैसे आपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में बहुत जगह आपने ये शब्द सुना होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी होता है, वहाँ पे स्टाइल वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो उसी तरीके से जब कभी भी सवाल होगा वसीयतनामे का या जब कभी भी सवाल होगा विल का, तो वहाँ पे पार्टीज़ और जो उनके सो कॉल्ड विटनेसेस हैं उनके आधार का सत्यापन होगा, उनके साइन का सत्यापन होगा। ये तो एक अलग पार्ट है, लेकिन वो जो एंटायर प्रोसेस है ना, उस एंटायर प्रोसेस की भी वीडियोग्राफी होगी। और सबसे खास बात ये कि अब लड़कियों और लड़कों को भी उत्तराधिकार में समान अधिकार मिल गया है। वरना पहले क्या कहा जाता था, हम मानते हैं कि भाई फीमेल को एज ए कोपार्टनर ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब सवाल आता है इनहेरिटेंस का या जब सवाल आता है उत्तराधिकार का तो यूजुअली एक परंपरा है कि यार बेटी तो पुराने दूसरे घर जाएगी, तो हम लोग क्या करते थे उसको दान दहेज देकर उसकी शादी वगैरह अच्छे से कर देते थे ताकि हमारे बेटों का हक ना मारा जाए और वो हिस्सा लेने भी ना आए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप उसके लिए दहेज दे रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। हालांकि दहेज लेना और देना कानून अपराध है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कस्टम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब प्रॉपर्टी पे जितना अधिकार लड़कों का है उतना ही अधिकार लड़कियों को भी मिलेगा। तो ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में आपको देखने को मिलता है, इसको लागू करने वाला उत्तराखंड आपका भारत का पहला राज्य बना है। और ये थी उसके कुछ खास की पॉइंट जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक महत्वपूर्ण रोल को अदा कर सकते हैं। शुक्रिया।